बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अच्छा, इसके 3 क्वेश्चंस मैंने ओवरऑल इस वजह से करवाने हैं, ये थर्ड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं बिकॉज़ इसमें एक कॉन्सेप्ट आने वाला है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरड्राफ्ट। ठीक है? ओवरड्राफ्ट या का मकसद ये है कि जब भी बैंक से आप मुद्दत से ज़्यादा पैसे निकलवा लें, तो उसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। ये जिन लोग का बैंक अकाउंट है या जो लोग बैंक्स के लॉयल कस्टमर्स हैं, वो इस बात को जानते होंगे कि कभी-कभी ये बैंक ये आपको फैसिलिटी देता है ऑन द बेसिस ऑफ योर लॉयल्टी या ऑन द बेसिस ऑफ योर क्रेडिबिलिटी कि भाई अगर आपने आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए थे, लेट्स सपोज अब आपने 11 लाख की लेट्स सपोज पेमेंट कर दी या 11 या 10,50,000 रुपए की, तो बैंक आपको इतना अलाउ कर देता है कि चले हम पेमेंट कर देते हैं आपकी, आप हमें बाद में पे कर दीजिएगा। ठीक है? यानी कि फॉर इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वरना फिर आपको उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है। ठीक है? ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी किनको मिलती है? उन कस्टमर्स को मिलती है दोज़ हू आर लॉयल विद द बैंक। ठीक है जी? तो ये बात आपने याद रखनी है, ये कॉन्सेप्ट अगर आ जाए और यानी कि इस ओवरड्राफ्ट का मकसद ये होगा कि बैंक की जो डेबिट साइड है वो छोटी पड़ जाएगी, सही है जी? और बैंक की क्रेडिट साइड वो इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि बैंक में जो बैलेंस है वो कम होगा, लेकिन उससे जो आप विथड्रॉ करेंगे वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? ये कहने का मकसद है। तो ये कैसे अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ये आज मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले अगेन ट्रांजैक्शन से शुरू करना है। मेसर्स नुमान ट्रेडर्स बैलेंस इन कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक 40,000 एंड 16,000 रिस्पेक्टिवली। कुछ नहीं करना, अगेन हमने यहाँ पे सबसे पहले ईयर लिख दिया 2007। ठीक है जी? ईयर लिख दिया हमने 2007। कुछ नहीं करना, अब हमने सबसे पहले बैलेंसेस, आपको मालूम है बैलेंसेस हम हमेशा मंथ की फर्स्ट तारीख को पोस्ट करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि बैलेंसेस हम हमेशा मंथ की, जो भी करंट मंथ होता है उसकी फर्स्ट तारीख को हम बैलेंसेस ऐड करते हैं। तो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक जो है वो 40,000 और 16,000 है। ठीक है जी? अब हमें बाकी काम शुरू करना है, सही है? अब सबसे पहले लिखा हुआ है कि भाई जनवरी फर्स्ट को क्या है, कैश सेल्स एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक 8,000। इसका मकसद ये है कि सेल्स करी और उनका पैसा सीधा सीधा बैंक में जो है वो सबमिट करा दिया, विच मीन्स इसकी एंट्री क्या बनती, इसकी एंट्री ये बनती है बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट। ठीक है जी? तो बैंक डेबिट हो रहा है यहाँ पे कितने अमाउंट से, यहाँ पे बैंक डेबिट हो रहा है 8,000 से, तो हमने यहाँ पे बैंक डेबिट लिख दिया 8,000। डेट डाल दी हमने यहाँ पे, डेट हमारे पास आ गई जनवरी ऑफ 1 जनवरी। ठीक है जी? और रीजन क्या आ जाएगा, सेल्स। सही है जी? फिर हम आ जाते हैं जनवरी सेकंड पे, इस पे क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम नासिर 6,000। अच्छा, ये बेसिकली 6,000 है। रिसीव चेक फ्रॉम नासिर 6,000। यहाँ पे ये मिस प्रिंट हुआ है जरा सा, ये जी? तो 6,000 का चेक रिसीव कर रहे हैं इन फुल सेटलमेंट ऑफ 6,300। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको पिछली एक क्वेश्चन में बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ कि व्हेन वी आर रेफरिंग टू दिस ट्रांजैक्शन कि व्हेन वी रिसीव द चेक फ्रॉम समवन, तो इसका मकसद ये होता है कि हमने किसी से कोई उधार वसूल करना था, अब हमने वो कर लिया। ठीक है? और हमने पैसे वसूल करने थे 6,300, लेकिन हमने किए हैं 6,000 रुपए, यानी कि हमने उस बंदे को 300 का डिस्काउंट भी दिया। ठीक है? तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ हम डेट डालेंगे, सबसे पहले जनवरी सेकंड की डेट डाली हमने। ठीक है जी? और यहाँ हमने किससे पैसे वसूल किए हैं, नासिर से, तो अकाउंट रिसीवेबल नासिर कम हो गया होगा। ठीक है? अकाउंट रिसीवेबल नासिर। ठीक है जी? कि हम अकाउंट रिसीवेबल नासिर, मैं क्यों कह रहा हूँ कि कम हुआ होगा, ऑब्वियसली भाई नासिर से पैसे वसूल करने थे, अब कर लिए ना। ठीक है? तो नासिर से कितने पैसे वसूल करने से, 6,300। वसूल कितने किए, 6,000 रुपए। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या आ रहा है, रिसीव्ड अ चेक, अगेन रिसीव्ड अ चेक 6,000। तो भाई चेक अभी रिसीव हुआ है, बैंक में सबमिट नहीं हुआ, तो वी विल रिगार्ड इट एज अ कैश, तो 6,000। और उसको कितने का डिस्काउंट दिया, 300 का, तो ये 300 का डिस्काउंट भी यहाँ पे सेल्स डिस्काउंट मेंशन हो गया। ठीक है? फिर आप आ जाएं जनवरी 9 को, इश्यूड अ चेक टू उसामा 15,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 15,900। देखिए यहाँ रिसीव की बात हो रही थी, तो हमने डेबिट साइड पे, क्योंकि रिसीव जब हम पैसा रिसीव करते हैं तो डेबिट साइड पे आएगा। जब पे की बात हो रही है तो ऑब्वियसली कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड की बात होगी, विच मीन्स कि आप पेबल की बात हम जिक्र करने जा रहे हैं। तो हमने इस चेक, हमने इसका मकसद ये कि हमने मिस्टर उसामा से कोई चीज इन द पास्ट हमने कोई खरीदी होगी, उसकी पेमेंट हम अब कर रहे हैं। ठीक है? और वो चीज खरीदी क्या होगी, कोई परचेजेस हमने किए होंगे। ठीक है? तो परचेजेस थी 15,900 की, लेकिन हम पे कर रहे हैं 15,000 रुपए। इसका मकसद ये कि हमें 900 रुपए का क्या मिला है, हमें 900 रुपए का डिस्काउंट मिल गया।
और इसमें हम सिंपल करेंगे कुछ भी नहीं, हम यहाँ आएंगे, हमने यहाँ सबसे पहले एयर मेंशन किया, ठीक है जी। सबसे पहले हमने यहाँ पे एयर मेंशन कर दिया, तो 2007, और कौन सी तारीख को हो रहा है, क्या हो रहा है कि भाई इश्यूड द चेक ऑन जनवरी 9, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जनवरी 9, ठीक है। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, क्योंकि हमने चेक इशू किया है, तो चेक इशूएंस का मकसद क्या है कि बैंक से पेमेंट हुई होगी ऑब्वियसली, ठीक है। चेक इशू करने का मकसद क्या है कि बैंक से पेमेंट हुई है। कितने का चेक इशू किया है, 15,000 रुपए का। तो भाई 15,000 रुपए का चेक इशू करने का मकसद ये है कि बैंक जो आपका क्रेडिट होगा वो 15,000 से क्रेडिट हो जाएगा, और आपने जो डिस्काउंट आपको मिल गया वो मिल गया 900 रुपए का, ठीक है जी। क्योंकि चेक आपको पेमेंट करनी थी 15,900 की, लेकिन आपने पेमेंट करी है 15,000 की, इसका मकसद ये है कि 900 का आपको डिस्काउंट मिल गया, दैट्स इट, ठीक है। अब आ जाते हैं जनवरी 10 को क्या हुआ है। जनवरी 10 को पेड कैश फॉर रेंट एक्सपेंस, सही है जी, कितना, 9,000 रुपए। कुछ नहीं करना, अगेन आए हम जनवरी 10, हमने रेंट एक्सपेंस पे किया है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना भूल गया, यहाँ पे आ जाएगा अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल ओसामा, कि जो ओसामा साहब थे हमने उनको पेमेंट अब कर दी है, अब हमें उनको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। जनवरी 10 को क्या हो रहा है भाई, जनवरी 10 को हम रेंट एक्सपेंस पे कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया रेंट एक्सपेंस, ठीक है जी। और बाय कैश कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कैश क्रेडिट हो जाएगा 9,000, ठीक है जी, सही है। अब आ जाते हैं हम जनवरी 10 को पेड कैश, अच्छा ऑब्वियसली यहाँ पे वो पोस्ट हो चुकी है। जनवरी 14 को क्या हो रहा है, ऑनर विथड्रू कैश 6,000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, यानी कि बैंक से पैसा निकाला जा रहा है फॉर व्हाट, फॉर पर्सनल यूज, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी इसको हमें रेक्टिफाई करने की भी कभी कभी हमें जरूरत होती है, हमें देखना होता है कि भाई वो पर्सनल यूज है या ऑफिस यूज है, या आपने इसको चीज को देखना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इस मिस्टेक को थोड़ा सा यहाँ पे रेक्टिफाई किया है, यहाँ पे था पर्सनल यूज नहीं था, यहाँ पे था ऑफिस यूज। तो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट, अगर पर्सनल यूज होगा तो वो ड्राइंग कहलाएगा, सही है। अगर ऑफिस यूज होगा तो इसका मकसद ये है कि कैश इन हैंड आपका इंक्रीज हो जाएगा और कैश एट बैंक डिक्रीज हो जाएगा इन केस ऑफ विड्रॉ, ठीक है। विड्रॉ का मकसद यहाँ पे वो ड्राइंग नहीं होगा, क्यों, अगर यहाँ पे लिखा होता कि भाई ऑनर विड्रू कैश 6,000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज कहलाता है ड्राइंग, ठीक है। लेकिन फॉर ऑफिस यूज इसका मकसद ये कि पैसा ऑफिस में लेकर आ गया बंदा, तो इसकी एंट्री बनेगी कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। तो हमने कुछ नहीं करना, हमने जनवरी 14 लिखा है यहाँ पे, जनवरी 14, ये जी, कैश डेबिट हुआ है कितने से, 6,000 से, ठीक है, और इसका रीजन है हमारे पास बैंक। सिमिलरली जनवरी 14 को बैंक जो है वो क्रेडिट हुआ है 6,000 से, और इसका रीजन है हमारे पास कैश, ठीक है जी। तो ये भी बात यहाँ पे क्लियर हो गई। फिर आ जाते हैं हम 18 ऑफ जनवरी पे, रिसीव्ड कैश फॉर कमीशन इनकम 8,000, बिल्कुल सिंपल सी है, हमने यहाँ पे कैश से वसूल किया है अगेंस्ट आवर कमीशन, तो हमने यहाँ पे रीजन लिख देना है कमीशन इनकम, ठीक है जी। और कैश कितना वसूल किया है, 8,000, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर आ जाए हम डिपॉजिटेड नासिर चेक इनटू बैंक अकाउंट। अब हमें देखना है कि नासिर से हमने कौन सा चेक और कितने का अमाउंट का चेक रिसीव किया था। तो हमने नासिर से जो चेक रिसीव किया था 2 जनवरी को, वो था 6,000 रुपए का चेक, हमने वो चेक अब बैंक अकाउंट में जमा करा दिया। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये बच्चों को कंफ्यूजिंग एंट्री लग सकती है, कोई इसमें कंफ्यूजिंग पॉइंट नहीं है, मैं फिर एम्फेसाइज कर दूं कि जब हम चेक रिसीव करते हैं और जब तक हम उसको बैंक में सबमिट नहीं कराते, तब तक वो चेक हम उसको कैश की तरह डील कर रहे होते हैं, ठीक है जी। यानी कि वो चेक हमारा कैश होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई चेक जो है, चेक पड़ा हुआ है 1,00,000 रुपए का, ठीक है, किसी ने मुझे दिया था। अब जब तक वो मैंने बैंक में सबमिट नहीं कराया तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। इसका मकसद ये, इट इज अ फॉर्म ऑफ अ हार्ड कैश फॉर मी, ठीक है, ये समझाने का मकसद है। तो पॉइंट क्या है कि भाई इस केस में हमने इसको कैश की तरह डील किया था, ठीक है। अब इस केस में हम वो 19 जनवरी को बोल रहे हैं कि ये जो चेक था अब हमने वो डिपॉजिट करा दिया इनटू द बैंक अकाउंट। तो ऑब्वियसली इसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें हुआ ये कि 19 जनवरी की जो हम एंट्री बनाएंगे उसमें होगा ये कि ये चीज हमारी डिपॉजिट हो जाएगी इनटू द बैंक अकाउंट, यानी बैंक बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा और जो हमारा ऑफिस में कैश है वो कम हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो ऑब्वियसली डेट डाल देंगे जनवरी 19,
होगा क्या, बैंक डेबिट हो जाएगा हमारा कितने अमाउंट से, बैंक डेबिट हो जाएगा हमारा 6,000 रुपए से, ठीक है जी। और उसका रीजन आ जाएगा कैश, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा जनवरी की 19th, ठीक है जी। और हमारा जो है वो कैश क्रेडिट हो रहा है 6,000 और उसका रीजन है बैंक, ठीक है। ये एंट्री भी पोस्ट कर दी। फिर हम आ गए इशूड चेक फॉर सैलरी एक्सपेंस 18,000। ऑब्वियसली 25 तारीख को जनवरी की 25th को हमने बैंक के थ्रू हमने सैलरीज पे करी है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। हमने यहाँ रीजन लिख दिया सैलरी एक्सपेंस, ठीक है जी। हमने सैलरी एक्सपेंस पे किया है 18,000 का बाय चेक, वी हैव इशूड द चेक फॉर सैलरी एक्सपेंस 18,000, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा 18,000 से, ठीक है जी। फिर परचेज फर्नीचर फॉर 26,000, जिसमें से कैश पे किया है 6,000 और बाकी 20,000 रुपए चेक से पे किया है, विच मीन्स बैंक से, ठीक है जी। 26 जनवरी को क्या हुआ है, हमने सबसे पहले यहाँ पे डेट लिखी 26 जनवरी, ठीक है जी। उसमें हमने किया गया, देखिए यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ पे इवेंचुअली हुआ क्या है। कैश से आपने 6,000 रुपए पे किए हैं, ठीक है जी, और बैंक से 20,000 रुपए पे किए हैं, तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आपने यहाँ पे लिख देना है कि यहाँ पे आपने फर्नीचर बाय किया था भाई, तो आपने फर्नीचर का रीजन लिख दिया कि आपने फर्नीचर बाय किया था, जिसमें से आपने कैश पे किया है 6,000 रुपए और बैंक के थ्रू आपने पे किए हैं 20,000 रुपए, ठीक है। तो आपने ये एंट्री भी पोस्ट कर दी। उसके बाद हमारे पास आता है पेड टू मिस्टर नदीम 8,000 फॉर एडवर्टाइजिंग बाय चेक, ठीक है। कुछ नहीं करना, इसकी एंट्री अगर आप माइंड में बनाए तो क्या बनेगी, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट 8,000, तो बैंक क्रेडिट हो रहा है 8,000 से, आपने लिख दिया 8,000 और यहाँ पे आपने डेट भी मेंशन कर दी कि भाई व्हाट इज द रीजन, आपने यहाँ पे डेट मेंशन कर दी जनवरी 27, ठीक है जी। और फॉर व्हाट रीजन, एडवर्टाइजिंग, ठीक है नहीं, तो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि भाई एडवर्टाइजिंग के लिए आपने ये पैसा पे किया है, ठीक है जी। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है, ठीक है जी। तो ये हो गई हमारी तमाम पोस्टिंग्स। अब जो मैं आपको समझाने वाला था कॉन्सेप्ट, वो ओवरड्राफ्ट वाला कॉन्सेप्ट क्या है, वो ये है कि भाई कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बैंक से आप विड्रॉ ज्यादा कर लेते हो बजाय सबमिट, यानी कि बजाय ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड करने के बजाय के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट ज्यादा करने के, आप बैंक अकाउंट में से विड्रॉ ज्यादा कर लेते हो। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि ये फैसिलिटी बैंक जो है वो हर किसी को ऑफर नहीं करते, ठीक है। ये फैसिलिटी बैंक सिर्फ उन को ऑफर करते हैं जो उनके लॉयल कस्टमर्स होते हैं, जिनकी क्रेडिट रेटिंग्स जो हैं वो बड़ी अच्छी होती हैं। क्रेडिट रेटिंग्स अच्छी होने का मकसद ये है कि जिन जो कस्टमर्स जो हैं बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व रखते हैं बैंक में, ठीक है, तो बैंक जो है ना उनके ऊपर कभी-कभी मेहरबान भी होते हैं। ये ऑफर करते हैं कि चलें, आप कभी आपको कोई बहुत बड़ी पेमेंट करनी हुई, तो हम उसमें मसला नहीं करेंगे। आपको जब भी पे करना हुआ कोई भी अमाउंट, तो हम आपकी पेमेंट कर देंगे, आप हमें बाद में उसके पैसे देते रहिएगा। तो इस फैसिलिटी को बेसिकली हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आपको उसके बाद सबसे पहला स्टेप ये बताया था, तब आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि बड़ी साइट कौन-सी है। तो सबसे पहले अगर हम कैश का डेबिट देखें, तो यहाँ पे अगर मैं इसका टोटल करने चलूँ तो ये बनेगा 68,000, ठीक है? 40, 12, ठीक है? तो ये हमारे पास बन जाएगा 12, यानी कि 60,000 ऑलमोस्ट ये बनेगा हमारे पास, ठीक है जी? तो अगर मैं इसका टोटल करूँ 40,000, 8,000, 48,000, 48,000, 54, 60,000 इसका टोटल बन जाएगा, ठीक है, 60,000। और यहाँ मैं गौर करूँ, कैश का क्रेडिट बहुत कम है, 9,000, 6,000, 21,000 बन रहा है मोर और लेस, ठीक है। तो कहाँ 21,000 और कहाँ 68,000, इसका मकसद ये हुआ कि कैश की डेबिट साइड इन टर्म्स ऑफ अमाउंट बड़ी है एज कम्पेयर टू द कैश की क्रेडिट साइड, ठीक है। तो इसका मकसद ये है कि भाई इसमें तो कोई मसला नहीं हुआ, कैश का डेबिट बड़ा है एज कम्पेयर टू कैश के क्रेडिट से, ठीक है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अब हमें चेक करना है बैंक वाली चीज, कि बैंक वाले कॉलम में क्या हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ बैंक वाले कॉलम में जो चीज हुई है वो ये है कि बैंक का जो डेबिट है वो, अगर मैं इसका टोटल करूँ तो ये हमारे पास बन रहा है मोर और लेस 20, हमारे पास 22,000 ऑलमोस्ट या उससे ज्यादा बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे गौर करूँ तो 16,000 प्लस 8,000 हमारे पास हो जाएगा 24 और ये बन रहा है 30,000, ठीक है जी। तो बैंक की जो डेबिट साइड है वो बन रही है 30,000, लेकिन अगर आप गौर करें तो जो बैंक की जो क्रेडिट साइड है, यहाँ पे थोड़ी सी जो है आपको नजर आएगा कि यहाँ पे
ये अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। इसका मकसद ये है कि बैंक क्रेडिट की साइड बड़ी होने का मकसद क्या है? बैंक की क्रेडिट साइड बड़ी होने का मकसद ये है कि बैंक से पैसा निकाल ज्यादा लिया है और बैंक में पैसा सबमिट कम कराया है। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओवरड्राफ्ट कॉन्सेप्ट हम इसको क्यों बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट कॉन्सेप्ट हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि बैंक में पैसा आपने कम जमा कराया होता है, लेकिन बैंक से पैसा ज्यादा निकाल लिया होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने बता दिया आपको कि यहाँ पे कैश की डेबिट साइड जैसे नॉर्मली पहले कैश बुक के क्वेश्चंस में होता था, कैश की डेबिट साइड बड़ी आ रही है और कैश की क्रेडिट साइड जो है वो छोटी आ रही है। इसका मकसद ये है कि फुटिंग यहाँ होगी। लेकिन एक चीज को आपके अभी यहाँ पे जो ओवरड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट आया है वो ये है कि ओवरड्राफ्ट हमेशा होगा तो वो बैंक अकाउंट से होगा, ठीक है। और ओवरड्राफ्ट का मकसद ये होता है कि बैंक में जो डिपॉजिट है वो कम होता है और बैंक से जो विड्रॉल है वो ज्यादा होता है, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट। विड्रॉल का बैंक ओवरड्राफ्ट का मकसद ये होता है, ओवरड्राफ्ट का मकसद ये होता है कि बैंक में आपने पैसे जो है वो कम सबमिट कराए हैं या बैंक में पैसे कम रखवाए हैं, लेकिन बैंक से निकाल ज्यादा लिए। और ये बैंक तब आपको ऑफर करता है जब आप उसके लॉयल कस्टमर होते हैं, यानी कि आप उसके बहुत है वेल्दी कस्टमर होते हैं, तो अक्सर औकात आपको बैंक जो है इस तरह की फैसिलिटी देता है ताकि आप बैंक के साथ जो है ना हेल्दी रिलेशन अपने रख सकें। तो करना यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप देखें फुटिंग दो जगह होगी, कैसे? क्योंकि कैश की डेबिट साइड तो बड़ी है लेकिन क्रेडिट साइड छोटी है, तो एक जगह फुटिंग पे यहाँ होगी, ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ इसकी फुटिंग करूँ तो ये जो कैश की फुटिंग बन रही है ये बन रही है 21,000, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो लाइन छोड़ के हम हमेशा जो है ग्रेटर साइड का हम जो है ना वो टोटल लिख लेते हैं हमेशा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई टोटल कौन सा लिखते हैं, हमेशा हम बड़ी वाली साइड का लिखते हैं। तो इस साइड का अगर मैं गौर करूं तो ये आ रहा है 60,000, तो हम यहाँ पे 60,000 लिख लेंगे, ठीक है जी। सिमिलरली यहाँ पे भी हम इसका टोटल, क्योंकि टोटल हमेशा ग्रेटर साइड का मेंशन किया जाता है, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि भाई 60,000 का टोटल है, ठीक है जी। देखिए यही काम हमने यहाँ पे भी करना है। अब देखिए यहाँ पे ओवरड्राफ्ट में थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो सकती है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको नहीं होगी। अब देखें ओवरड्राफ्ट में मैंने जैसे बताया कि बैंक की क्रेडिट साइड बड़ी होगी ना, तो हम यहाँ पे किस चीज का टोटल लेंगे? हम यहाँ पे बैंक की क्रेडिट साइड का टोटल लेंगे, ठीक है। तो क्रेडिट साइड का टोटल क्योंकि बड़ा है तो बड़ा हमेशा हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो यह बन रहा है 67,000, ठीक है जी, और टोटल यहाँ लिख दिया। अब क्योंकि बैंक की डेबिट साइड छोटी है तो छोटी साइड में हमेशा फुटिंग होती है, तो फुटिंग हम यहाँ सेपरेट करेंगे फॉर बैंक, बैंक के लिए फुटिंग करेंगे, ठीक है ना। और फुटिंग में मैंने क्या बताया था, इट इज दी टोटल ऑफ स्मॉलर साइज, तो इसका टोटल बन रहा है 20,000, सॉरी 30,000 इसका टोटल बन रहा है, क्योंकि 24 और 6 30, तो ये बन रहा है 30,000, ठीक है जी। देखें आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि आपने ये काम बहुत ज्यादा जो है ना साफ सुथरा करना है, ताकि आपको पता चले कि फुटिंग कहाँ है। फुटिंग दो जगह होगी उस केस में जहाँ पे ओवरड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ओवरड्राफ्ट का मकसद ये है कि बैंक की डेबिट साइड छोटी होगी, चाहिए एज कम्पेयर टू द क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक, ठीक है। लेकिन कैश की जो है डेबिट साइड वो बड़ी होगी एज कम्पेयर टू द क्रेडिट साइड, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली जो साइड बड़ी होती है उसका टोटल हम लिख लेते हैं विदाउट एनी क्वेश्चन, लेकिन हमें स्मॉलर साइड पे फुटिंग करनी पड़ती है, और फुटिंग का रूल ही यही होता है कि हमेशा वो स्मॉलर साइड पे की जाती है। कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इसके बैलेंसेस को देखना है कि रिमेनिंग बैलेंस कितना यहाँ पे आ रहा है, और कुछ आपने यहाँ पे डेट डालनी है जनवरी 31, आपने यहाँ डेट डाली, यहाँ पे आपने लिख दिया बैलेंस, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ठीक है जी। अच्छा, अब कैरी फॉरवर्ड आपने याद रखना है, आपने इस साइड पे करना है। 30,000 में आप कितना एडिशन करें, 30,000 में अगेन आई एम रिपीटिंग, कितना एडिशन करें वो 67 बन जाए, तो इसका मतलब है यहाँ पे 37,000 आएगा, ठीक है। तो ये इसकी कंप्लीट बैलेंसिंग हो गई, ठीक है। फिर 60,000 में यानी 21,000 में कितना ऐड करें, अगेन मैं इसको जरा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब 21,000 में कितना ऐड करें हमारे पास 60,000 आ जाए, तो वो बन जाएगा 39,000। तो अब यहाँ पे बैलेंसिंग भी हो गई, ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई ये दो दो साइड बैलेंसिंग कैसे आ गई। ऑब्वियसली जब फुटिंग दो साइड पे हुई है, इस केस में हो ये रहा है कि कैश की डेबिट साइड तो नॉर्मली जैसे बड़ी आती थी वो तो आई है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में बैंक की डेबिट साइड भी बड़ी आ रही थी,
ठीक है। तो हम दोनों साइड्स का टोटल आराम से लिख रहे थे और कोई मसला नहीं हो रहा था और फुटिंग एक जगह ही हो रही थी। लेकिन इस केस में हो ये रहा है कि इस केस में कैश की डेबिट साइड तो बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है। लेकिन इस केस में बैंक की जो डेबिट साइड है वो छोटी है एज कम्पेयर टू द क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक। ठीक है ना। सो दैट इज व्हाई ये कॉन्सेप्ट कहलाता है ओवरड्राफ्ट का। हमें देखें, अब क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। फिर मैंने जैसे आपको कहा कि भाई सेल्स की बात हो रही है तो सेल्स डिस्काउंट जो टोटल आया वो आपने यहाँ लिख दिया 300। ठीक है जी, इसमें भी कोई मसले वाली बात नहीं है, ये भी हमने लिख दिया। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी 900 लिख दिया आपने। ठीक है, इसको भी आपने बोल्ड कर दिया। देखें बोल्ड इस वजह से करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली टोटल आप हमेशा मार्कर से लिखा करें, ब्लैक मार्कर से या ब्लू कट मार्कर से, ताकि वो नजर आएगा अच्छा भाई ये टोटल था। ठीक है, अब करना कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने बताया कि फेब की तारीख को, नेक्स्ट महीने की 1 तारीख को हम बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो ये कैरी फॉरवर्ड जो बैलेंस है ये जो है ये ब्रॉड फॉरवर्ड होके आ जाएगा इस साइड पे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको हमने सिर्फ ब्रॉड फॉरवर्ड करके मेंशन कर देना है। ब्रॉड फॉरवर्ड हमेशा मैंने अब आपको रूल बता चुका हूँ ब्रॉड फॉरवर्ड का क्या है। सिमिलरली जो दूसरी साइड पे कैरी फॉरवर्ड होकर गया है वो इस साइड पे ब्रॉड फॉरवर्ड होके आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये जो कैरी फॉरवर्ड होके यहाँ गया है वो ब्रॉड फॉरवर्ड होके इस साइड पे आ जाएगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। मैंने अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट कि आपको फोकस करना है टी अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स पे। अगर आपने वो सही से बना लिए, वो सही से सीख लिए तो ये करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। अगर आपने वो सही से नहीं सीखे तो ये फिर आपके लिए मसला होने वाला है। ठीक है, सो ये यहाँ पे कैश बुक कंप्लीट हो गई। फिर अगेन आपको वो जो डेकोरेटिव पॉइंट मैंने आपको बताए थे, आपने करना कुछ भी नहीं है। अब रिसीवेबल जहाँ आ रहा था वहां आपने जो है वो चेक मार्क लगा देना है। ठीक है, बस चेक मार्क के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से थोड़ा सा ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया रिसीवेबल के आगे। ठीक है, सिमिलरली पेएबल के आगे हमने चेक मार्क लगा दिया। ठीक है, इसके बाद जो जो ट्रांजैक्शन हमारे पास गिवन है जिसमें हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्री वाला कॉन्सेप्ट है, यानी कि साइमल्टेनियसली डेबिट और क्रेडिट में बैंक का जिक्र हो रहा है, तो वो ट्रांजैक्शन हमें दो नजर आ रही हैं। एक है ट्रांजैक्शन ऑफ 14th ऑफ जनवरी और 19th ऑफ जनवरी। ठीक है, करना कुछ भी नहीं है। 14th ऑफ जनवरी के आगे लिख देना है कैपिटल सी, 19th ऑफ जनवरी के आगे लिख देना है कैपिटल सी। सिमिलरली यहाँ पे भी आपने ये करना है, 14th ऑफ जनवरी के आगे लिखना है कैपिटल सी, 19th ऑफ जनवरी के आगे लिखना है कैपिटल सी। ठीक है जी, कुछ नहीं है इसका, और कोई मोटिव नहीं है, सिर्फ ये बताना मोटिव है कि ये वो ट्रांजैक्शन है जिसमें कंट्रा एंट्री वाला कॉन्सेप्ट या कंट्रा वाला कॉन्सेप्ट गिवन है। कंट्रा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, वो कॉन्सेप्ट जिसका मकसद ये है कि जिनका अल्टीमेट इफेक्ट निल होता है, और वो क्या है वो इन डिटेल में आपको बता चुका हूँ। अब वो आखिरी चीज रह गई है, मैंने आपको बताया था जो सेल्स डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट होता है उसका हमने एक छोटा सा टी अकाउंट बनाना होता है जस्ट सेपरेटली शो करने के लिए, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो टी अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। कुछ नहीं करना आपने, यहाँ पे आपने लिखना है जो भी ईयर गिवन है वो, जो भी महीने की जो करंट महीना है उसकी आखिरी तारीख आपने मेंशन करनी है, जनवरी 31st। ठीक है ना, और बैलेंस लिख देना है यहाँ पे आपने, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है जी, और कोई फर्दर डिटेल की जरूरत नहीं है। सेल्स डिस्काउंट हमारे पास है 300 रुपए, ये आपने मेंशन कर दिया। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे मेंशन हो चुका सेल्स डिस्काउंट। सिमिलरली अब बात हो रही है परचेजेस डिस्काउंट की, तो परचेज डिस्काउंट की एंट्री किस साइड पे बनेगी, ऑब्वियसली ऑन द क्रेडिट साइड। और ये मैं फर्दर डिटेल आपको बता चुका हूँ कि क्यों हम इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। मुझे इसकी फर्दर डिटेल में जाने की आई डोंट थिंक मुझे कोई जरूरत है। ठीक है जी, सो परचेज डिस्काउंट हमारे पास कितना है, 900 रुपीज, तो हमने यहाँ पे 900 मेंशन कर दिया। सो दैट इज इट। ये हमारा क्वेश्चन जो हमारा ओवरड्राफ्ट वाला क्वेश्चन है। ओवरड्राफ्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल हो सकती है कि भाई फुटिंग दो दो जगह हो रही है, बैलेंसिंग दो दो जगह हो रही है, लेकिन ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि स्मॉलर साइड ऑफ द टी अकाउंट कौन सी है। तो जो ऑब्वियसली दो भी जिस भी साइड की स्मॉलर साइड होगी वहां पे फुटिंग होगी, जो ग्रेटर साइड होगी उसका टोटल हम बगैर कुछ सोचे समझे लिख देंगे। ठीक है, इस केस में कैश की डेबिट साइड जो है वो बड़ी थी तो हमने उस बड़ी का टोटल ले लिया 60,000। लेकिन इस केस में ओवरड्राफ्ट था, तो ओवरड्राफ्ट का मकसद ये था जो विड्रॉल वाली साइड की बैंक की यानी क्रेडिट साइड वो बड़ी थी, वो 67,000 आ रहा था, तो हमने उसका टोटल यूज किया। और फुटिंग जो बैंक की डेबिट साइड छोटी थी तो फुटिंग यहाँ हुई। सिमिलरली कैश की क्रेडिट साइड छोटी थी तो फुटिंग यहाँ हुई। ठीक है ना, ये इसको मैं जरा
यहाँ पे इस केस में जरा वो भी कर देता हूँ हाईलाइट, ताकि आपको याद रहे कि ओवरड्राफ्ट वाले केस में फुटिंग और बैलेंसिंग दो जगह होती है। क्यों होती है, मैं रीजन पूरा बता चुका आपको, ठीक है। और ये सिमिलरली उसका टी अकाउंट भी बना के दिखा दिया मैंने आपको। सो अल्हम्दुलिल्लाह कैश बुक वाला 3 कॉलम कैश बुक वाला टॉपिक हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।